आर्मी से हूँ, अमन कुमार शुक्ला नाम है मेरा, और मैं स्पेशली छुट्टी लेके आया हूँ बावनों के यहाँ, क्योंकि बाबा एक दिन नहीं मिलते हैं, हर दिन नहीं मिलते। भाजपा की जो भी बुराई करेगा तो हम फौजियों से पूछो। एक दिन ऐसा था कि हम लोग जब ठाड़े रहते थे, कोई पाकिस्तानी अगर हमारे ऊपर हमला करता था या कोई कुछ करता था या कोई एक गोली चलती थी, आज हम 10 गोली चला सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास परमिशन है। विपक्ष कहता है कि मंदिर बनवाने से क्या होगा, इनको स्कूल कॉलेज वगैरह बनवाना चाहिए। जब अयोध्या विकसित होता है, अयोध्या देव दीपावली, जब अयोध्या में दीपावली का भव्य उत्सव होता है, तो वहाँ जो टैक्सी का किराया होता है, जो होटल के व्यापार होते हैं, जो फूल माला के व्यापार होते हैं, जो फिर बिजनेस व्यापार मिठाई का कर रहे हैं, लड्डू के जो काम कर रहे हैं, फिर जो मंदिर में पुजारी हैं, यानी कि संपूर्ण विकास होता है। देखिए, स्कूल कॉलेज भी जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है, दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। अब कोई ये कहे कि हमसे मम्मी की अधिक उपयोगिता है, पापा की कम, पापा की अधिक उपयोगिता है, मम्मी की कम, तो ये कोई बात नहीं है। देखिए, माता जी की भी उतनी ही उपयोगिता है, पिताजी की भी उतनी उपयोगिता है। सरकार लेती केवल मंदिर का रुपया है, लेकिन वो मदरसों में भी बांटा जाता है, मस्जिदों के निर्माण के लिए भी बांटा जाता है, चर्च के निर्माण के लिए भी बांटा जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर मस्जिदों से टैक्स नहीं लिया जा रहा है, अगर चर्च से टैक्स नहीं लिया जा रहा है, तो मंदिर से भी टैक्स लेना बंद करना चाहिए। यही बार बार कह रहा हूँ कि जब कुंभ का आयोजन हुआ, तो कुंभ के आयोजन में केवल मेला क्षेत्र विकसित नहीं हुआ, पूरा शहर विकसित हुआ। आज भी उसका प्रमाण आपको देखने को मिलता है कि चौड़े चौड़े सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो लाइटिंग लगी हुई है, जो एयरपोर्ट का विकास हुआ है। क्या नाम है आपका? अमन कुमार शुक्ला। अच्छा, क्या लगता है यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं? यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो होनी चाहिए, कि मतलब योगी आदित्यनाथ का राज्य है और बाबों का राज्य है, ये सब बाबा ही का आशीर्वाद है जो यहाँ पर है सब कुछ। और बाबा जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी भी अपने हैं, और जैसे ये बाबा है हमारे, ये एक ही स्वरूप। संत का हृदय इतना समान होता है कि आप लोग चाहे जितना इनसे रस लूट सके हो, मतलब रस क्या है, मतलब संत समाना हृदय, मतलब संत का समान एक सागर है, बहुत बड़ा संत का समान। और संत का समान क्या, मतलब संत को क्या समझते हैं आप? तो वो भी संत हैं योगी आदित्यनाथ जी। मैं भी फोर्स में हूँ, आर्मी से हूँ, अमन कुमार शुक्ला नाम है मेरा, और मैं स्पेशली छुट्टी लेके आया हूँ बावनों के यहाँ, क्योंकि बाबा एक दिन नहीं मिलते हैं, हर दिन नहीं मिलते। ये प्रयागराज है तो मिल गए संत, और ये बहुत ही हमारे अगले जन्म पिछले जन्म में जाने कितने 7 जन्मों का फल होगा जो महाराज जी की रज मिली हमें, और इनके चरणों से हम धन्य हो गए हैं। विपक्ष कहती है कि भगवा पहनने से कोई योगी नहीं बन जाता, और निशाना कहीं न कहीं योगी गवर्नमेंट पे था, तो क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? विपक्ष की तो देखो ऐसा है, विपक्ष का लाल दुपट्टा है और एक है वो पंजा और कमल के फूल भगवान को चढ़ते हैं। पंजा किसको छूटता है? पाए भगवान के। और कमल के चरणों में कमल ज्यादा देर रहता है, क्योंकि आप कमल जब चढ़ा दोगे ना तो उसको 10 मिनट बाद ही उठाओगे, नहीं उठाओगे नहीं पूरे दिन चढ़ा रहेगा, जब वो डाउन हो जाएगा मतलब मुरझा जाएगा तभी उठाया जाएगा है। और पंजा क्या है, 1 मिनट को चरणों में रहता है, इसलिए भाजपा एक नंबर है। तो भाजपा की जो भी बुराई करेगा तो हम फौजियों से पूछो। एक दिन ऐसा था कि हम लोग जब ठाड़े रहते थे, कोई पाकिस्तानी अगर हमारे ऊपर हमला करता था या कोई कुछ करता था या कोई एक गोली चलती थी, आज हम 10 गोली चला सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास परमिशन है, खुद व्यक्तिगत परमिशन है, कमांडर से भी नहीं पूछना हमको, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है कि अगर हम पूछने जाएंगे जब तक तो मर जाएंगे ना, और आज हम पूछ नहीं सकते किसी से, क्योंकि आज निर्भय यज्ञ करो रघुराई। और राम जी का भी एक मंत्र था, दीन दयाल वृषम भारी हरो नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी की ऐसी कृपा है, बागेश्वर वाले महाराज जी की ऐसी कृपा है हम लोगों की कि आजकल हम लोग डाउन नहीं मारते। विपक्ष कहीं ना कहीं कहती है कि इनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं, अच्छे से व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, जैसे कुंभ की बात उठाती है कि जो पब्लिक है उसे संभाल नहीं पाते हैं, और ऐसी तमाम जो है बातें निकलती रहती हैं। आप विपक्ष को एक बार लिवा के ले आइए, यहाँ पे विपक्ष को एक पैदल चला लीजिए, कहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था, इससे ज्यादा कोई व्यवस्था कर सकता है भाई, बताइए। हमारा गाढ़ है
जी यार देखो, विपक्ष का मतलब क्या, राजनीति करना। अब एक और आपको विपक्षी की बात बताएं, मनोज तिवारी पहले सपा के थे, सपा के नेता थे मनोज तिवारी। पहले विधानसभा आपको भी पता नहीं होगा, मनोज तिवारी सपा से ही जीते थे। मनोज तिवारी सपा से जीते नहीं थे, सपा से वो लड़े थे चुनाव। गोरखपुर का जो लोकसभा चुनाव है वो उन्होंने लड़ा था। हालांकि यहाँ मनोज तिवारी और चुनाव लड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब ये है कि देखिए, राजनीतिक में जो विपक्ष में है, अगर कहीं अव्यवस्था दिख रही है उनको, तो उस अव्यवस्था को तथ्य के साथ उठाना उनकी जिम्मेदारी है। सत्ता पक्ष को उस जिम्मेदारी को दूर करना, यानी उस अव्यवस्था को दूर करने की जिम्मेदारी है। हाँ, इतना जरूर है कि चूंकि बैक पहले के समय में विपक्ष भी सत्ता में ही था, आज विपक्ष में है, तो कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं रही होंगी। केवल मेले में नहीं, पूरे प्रशासन शासन चलाने में ही कुछ न कुछ व्यवस्थाएं रही होंगी, अव्यवस्थाएं, तभी तो वो आज विपक्ष में है। और आज अगर सत्ता पक्ष सत्ता में है तो उस विपक्ष के अव्यवस्थाओं पर मौका उठाकर आज सत्ता में है। सत्ता में उनकी जिम्मेदारी, जो भी सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि अगर कहीं अव्यवस्थाएं दिख रही हैं तो अव्यवस्था को दूर करे। हालांकि धर्म के मामलों में या फिर जो तीर्थ वगैरह के मामलों में जो योगी सरकार की व्यवस्था है लगभग अच्छी रहती है, अन्य पार्टियों से, अन्य सरकारों से अच्छी रहती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसा भी कहते हैं कि जो सनातन को प्रमोट करने की चीजें ये योगी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करती है, मतलब बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये पूरे सनातन को प्रमोट करती है। आपको क्या लगता है? नहीं, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो संविधान बना है उसके जो आप फ्रंट पेज देखेंगे तो उसमें राम दरबार का फोटो है, यानी कि जो हमारे संविधान सभा के सदस्य हैं वह धर्म को भी एक आधार मानते हैं। और वैसे भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चीजें होती हैं, तो अगर शासन सत्ता चलाने में अगर धर्म का कहीं रोल आ रहा है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर इनको मौका मिल कैसे रहा है, आखिर ये धर्म के विषय में क्यों बोल रहे हैं। देखिए, जब विपक्ष में जो पार्टियां सत्ता में थीं उन्होंने हिंदू धर्म को अछूत की तरह देखा, तो हिंदू धर्म के लिए स्पेस बना तो बीजेपी फ्रंट पे आई और हिंदू हितों के मुद्दों को उठाने लगी और इनसे रिलेटेड काम कराने लगी। और देखिए, जब कोई तीर्थ क्षेत्र विकसित होता है तो ये एक आरोप लगाया जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, या जो लोग धर्म की आलोचना करते हैं, जैसे कि या जो आजकल एक नवबौद्ध दलित चिंतक हुए हैं उनके द्वारा धर्म की आलोचना की जाती है कि धर्म को ही केवल क्यों विकसित किया जा रहा है, ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, धर्म से केवल और केवल कोई एक बिरादरी नहीं विकसित होती है। जब अयोध्या विकसित होता है, अयोध्या देव दीपावली, जब अयोध्या में दीपावली का भव्य उत्सव होता है तो वहाँ जो टैक्सी का किराया होता है, जो होटल के व्यापार होते हैं, जो फूल माला के व्यापार होते हैं, जो फिर बिजनेस व्यापार मिठाई का कर रहे हैं, लड्डू के जो काम कर रहे हैं, फिर जो मंदिर में पुजारी हैं, यानी कि संपूर्ण विकास होता है। जैसे अभी आपने कहा कि जब एक मंदिर बनता है तो पूजा से लेके फूल माला, टीका, ये तमाम जो रोजगार के साधन है, कहीं ना कहीं से लोगों के घर चलते हैं। लेकिन वही विपक्ष कहता है कि मंदिर बनवाने से क्या होगा, इनको स्कूल कॉलेज वगैरह बनवाना चाहिए। नहीं, देखिए, स्कूल कॉलेज भी जरूरी है, मंदिर भी जरूरी है, दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। अब कोई ये कहे कि हमसे मम्मी की अधिक उपयोगिता है, पापा की कम, पापा की अधिक उपयोगिता है, मम्मी की कम, तो ये कोई बात नहीं है। देखिए, माता जी की भी उतनी ही उपयोगिता है, पिताजी की भी उतनी उपयोगिता है। जिन जगहों पर धर्मस्थली है वहाँ पर मंदिर की उपयोगिता है, जहाँ स्कूल और विद्यालय होने चाहिए वहाँ स्कूल और कॉलेज की उपयोगिता है। और योगी सरकार ऐसा थोड़ी ना है, अगर अयोध्या विकसित हो रहा है तो अयोध्या में एयरपोर्ट भी विकसित हो रहा है, तो अयोध्या में महर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज भी विकसित हो रहा है, तो अयोध्या में कुछ ऐसे कल्चरल इवेंट भी हो रहे हैं जहाँ पर रामायण के विषय पर शोध हो रहा है। इसी तरीके से जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं वो भी डेवलप होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये है कि अब जैसे आप मीडिया का काम कर रही हैं तो कोई राजनीति कर रहा है, तो कोई व्यवसाय कर रहा है, तो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, तो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, हर व्यक्ति की उपयोगिता है। तो सेम इसी तरीके से शासन प्रशासन में भी जहाँ कॉलेज जरूरी है वहाँ कॉलेज भी बनना चाहिए, कॉलेज का भी विकास होना चाहिए, विद्यार्थियों को छूट मिलनी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। जहाँ धार्मिक स्थलों का विकास है वहाँ धार्मिक स्थलों का विकास होना चाहिए, दोनों इंटरलिंक नहीं करना चाहिए। इसी वजह से कई बार इंटरलिंक करने की ही वजह से विपक्ष द्वारा उठाए गए जेन्युइन मुद्दे, जो वास्तविक मुद्दे हैं, वो भी बैकडोर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंटरलिंक कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर दिल्ली में प्रदूषण है तो दिल्ली में प्रदूषण आप उठाइए, गंगा जी में, यमुना जी में प्रदूषण है तो उसमें प्रदूषण उठाइए, उसका मुद्दा उठाइए, लेकिन एक दूसरे को लिंक मत कीजिए। जैसे शिक्षा में कहीं अव्यवस्था दिख रही है तो शिक्षा में अव्यवस्था के मुद्दे को उठाइए कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है या यहाँ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। लेकिन जब आप लिंक कर देंगे कि मंदिर में अच्छा है और कॉलेज में, तो फिर क्या होता है कि जो लोग मंदिर के समर्थक हैं, या फिर देश में देखिए बहुत अधिक आबादी ऐसी है जो धर्म से जुड़ी हुई है, भावनात्मक रूप से भी और तथ्यात्मक रूप से भी, तो फिर वो जो कॉलेज वाला आपका जेन्युइन मुद्दा है वो आपका फीका पड़ जाता है। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि जितना मंदिर जरूरी है उतना ही कॉलेज जरूरी है, और सरकार को सभी सेक्टर में काम करना चाहिए। तीर्थस्थलों का भी विकास होना चाहिए, मंदिरों का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि पर्यटन स्थल से काफ़ी
इकोनॉमी जुड़ी होती है, अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, ठीक है ना। पर्यटन से केवल धर्म वाली बात नहीं है, भारत की ही इकोनॉमी केवल मंदिरों से जुड़ी है। और एक बात बता दें, जो एक तर्क दिया जाता है कि सरकार रुपया खर्च कर रही है, मैं तो कहूँगा कि सरकार अगर मंदिरों को शासन से मुक्त कर दे, अर्थात जैसे केवल मंदिर से केवल सरकार टैक्स लेती है, ठीक है ना, अगर वो टैक्स लेना बंद कर दे तो मंदिर से या धार्मिक मुद्दों से जनता के ही रुपयों से मंदिर का विकास, तीर्थस्थलों का विकास और फिर ये जो कार्यक्रम है माघ मेला जैसे या कुंभ जैसे कार्यक्रम खुद ही हो जाएंगे। सरकार को रुपए लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंदिर का ही रुपया सरकार लेती केवल मंदिर का रुपया है, लेकिन वो मदरसों में भी बांटा जाता है, मस्जिदों के निर्माण के लिए भी बांटा जाता है, चर्च के निर्माण के लिए भी बांटा जाता है। जबकि होना ये चाहिए कि अगर मस्जिदों से टैक्स नहीं लिया जा रहा है, अगर चर्च से टैक्स नहीं लिया जा रहा है, तो मंदिर से भी टैक्स लेना बंद करना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। अभी भी 1955 का कानून है कि केवल और केवल हिंदू, अभी आप अयोध्या राम मंदिर देखा, जितने निर्माण कार्य हुए हैं उसके जो खर्च हुए हैं, वो जो हिंदुओं ने चंदा दिया था, जो सामूहिक सहयोग राशि दी थी, उसी से निर्माण हुआ है। और तो और अभी रुपया बचा भी है, ट्रस्ट के पास अभी रुपया बचा ही है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि सरकार उसमें रुपया झोंक रही है तो ये वास्तविक सत्य नहीं है। अगर तथ्यात्मक रूप से आदमी विचार करेगा और डाटा देखेगा तो उसमें वो देखेगा कि जितने चंदे, जितने रुपए हिंदुओं के द्वारा स्वतः मिल रहे हैं, उसका रुपया सरकार द्वारा कहीं अन्य क्षेत्र में भी उपयोग किया जा रहा है। जैसे अभी एक और उदाहरण आपको देता हूँ, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है, उसमें जो चंदा लगता है, यानी रुपए जो वैष्णो देवी के धाम में आते हैं, उससे अभी एक मेडिकल कॉलेज था, उसमें कम से कम 42 अल्पसंख्यक छात्र एडमिशन लिए थे, जिसका विरोध हुआ। फिर प्रशासन ने वो एडमिशन रद्द किया, उनका एडमिशन जम्मू के मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया। तो देखिए, ये एक तो वानगी है केवल कि रुपया तो हिंदुओं के ही रुपए से आ रहा है। वैष्णो देवी में तो कोई अन्य धर्म का व्यक्ति जा नहीं रहा है चढ़ाने, ठीक है, चढ़ाने तो हिंदू धर्म का ही जा रहा है, लेकिन उसी रुपए से जो मेडिकल कॉलेज बना है, उस मेडिकल कॉलेज में अन्य वर्ग के विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ आपकी एज क्या होगी? आपकी एज हमारी वही 24-25 युवा अवस्था में है। तो जो है लगभग 8 साढ़े 8 सालों से जो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है यूपी के अंदर है, आपने जो है पिछली सरकारों के बारे में भी देखा ही होगा कि उनकी क्या व्यवस्थाएं थी, इनकी भी आप देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बेटर कौन सी व्यवस्था थी? जैसे देखिए, राजनीति में जब हम लोग खरा सोना ढूंढने चलते हैं, 100% ढूंढने चलते हैं सत्यता, तो फिर अगर इस पैमाने पर देखेंगे तो पार्टियां कोई नहीं अच्छी होती हैं। हर राजनीतिक पार्टी में कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं। कुछ मुद्दों पर अगली पार्टियां अच्छी रही होंगी, कुछ मुद्दों पर ये पार्टियां अच्छी रही होंगी, ये सरकार अच्छी रही होगी। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा तो योगी सरकार, देखिए मायावती जी का जो सरकार था 2007 से 2012, वो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे परफेक्ट था। यानी कि जहां बात कानून व्यवस्था की आती थी वहां मायावती जी सख्त थी। प्रशासन में भी एक छवि बनी हुई थी कि हाँ, अरे कहीं ना कहीं खराबी, मतलब अरे अगर हम कुछ लापरवाही करेंगे तो हम बर्खास्त हो सकते हैं। फिर 12 से 17 को लेके जो अखिलेश यादव जी का गवर्नमेंट है, वो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हुआ, इकोना स्टेडियम हुआ, लखनऊ मेट्रो हुए, ये सब चीज़ों। लेकिन उसमें भी क्या है कि उनको थोड़ा सा क्या हुआ कि एक तो जातिवाद का कुछ आरोप लगा और एक तो ये कि किसी एक धर्म को विशेष रूप से फेवर कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनका एक वोट बैंक भी है। धर्म या फिर एक जात और धर्म मिला के, धर्म मतलब जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी है और एक जाति मतलब जो हिंदू में एक जाति आती है, ठीक है। फिर ये हैं, इन पर भी आरोप तो लगते ही हैं, इन पे भी तो जातिवाद के आरोप लगते भी हैं और कुछ कई बार कभी कभी सत्यता भी हो सकती है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं होता। कंपैरेटिवली अगर तीनों सरकारों में तुलना किया जाएगा तो इनके भी गवर्नमेंट में क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, फिर अन्य जगह या फिर तीर्थस्थलों के विकास हो रहे हैं, पर्यटन स्थलों के विकास हो रहे हैं, अयोध्या हुआ, काशी हुआ, मथुरा वृंदावन हुआ, ठीक है ना। फिर गोरखपुर का जो डेवलपमेंट है, चूंकि गोरखपुर के ही मुख्यमंत्री स्वतः आते हैं। फिर प्रयागराज का डेवलपमेंट देखिए, मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि जब कुंभ का आयोजन हुआ तो कुंभ के आयोजन में केवल मेला क्षेत्र विकसित नहीं हुआ, पूरा शहर विकसित हुआ। आज भी उसका प्रमाण आपको देखने को मिलता है कि चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो लाइटिंग लगी हुई है, जो एयरपोर्ट का विकास हुआ है। तो इस तरीके से मतलब कुंभ के बाद जो है प्रयागराज में इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला, नई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल देखने को मिला। पहले भी थे, लेकिन जैसे अर्धकुंभ में कुछ डेवलप हुआ, अर्धकुंभ के बाद कुंभ में अब और अधिक डेवलप हो गया। तो इस तरीके से मतलब कहा जा सकता है कि तीनों अगर सरकारों में तुलना किया जाए तो योगी सरकार कुछ बेटर है। हाँ, योगी सरकार में भी कुछ खामियां हैं, उन खामियों को दूर करने की बात है, रोजगारों को लेकर निरंतरता की बात होनी चाहिए। फिर जो भी अगर कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे दिख रहे हैं, उन भ्रष्टाचारों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जन आदमी से, यानी कि जो निचले तबके के लोग हैं, उनसे जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर सक्रिय सुनवाई होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जो थाने वगैरह में कभी कभी भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, वो सब दूर होने चाहिए। मतलब इस गवर्नमेंट ने जो है, जो भी प्रयागराज में जितनी डेवलपमेंट हुई थी, जो ज़्यादा देखने को मिल रही है, ये जो आपका कहना है कि इस गवर्नमेंट में हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अयोध्या का विकास हुआ, प्रयागराज का विकास हुआ, काशी मथुरा का विकास हुआ। ये विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी अन्य सरकारों से काफ़ी तुलना में इस सरकार में काफ़ी अधिक विकास हुआ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंधा व्यक्ति भी अगर रहेगा तो उसको दिख जाएगा। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए आपका आभार। मैं रामनारायण त्रिपाठी।